सुंदरवन जंगल में सुबह होते ही तूफान के साथ तेज बारिश हो रही थी। इस बारिश में कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकला था, लेकिन इसी तेज बारिश में बबलू चिड़ा कूड़े में से अपने लिए कुछ तलाश कर रहा था। बबलू चिड़ा बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था। वो दूसरे पक्षियों के फेंके हुए कूड़े में से कुछ चीज़ें तलाश करके उनको बाजार में बेचकर गुजारा किया करता था। आज भी इस तेज़ बारिश में वो सिर्फ अकेला ही बाहर निकला था। वो कूड़े में से कुछ चीज़ें तलाश ही कर रहा था कि उसे किसी पक्षी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अरे, ये तो किसी पक्षी की आवाज़ लग रही है, लेकिन इस तेज़ तूफ़ानी बारिश में कौन हो सकता है? ये आवाज़ तो मेरे पास से ही आ रही है। लगता है यहीं पर है कोई। वो अपने आसपास देखता है तो उसे कूड़े में से एक नन्ही सी सीगुल दिखाई देती है। अरे, ये तो सीगुल है, लेकिन इस कूड़े में इतनी गंदी जगह पर कौन जालिम इसे यहाँ पर छोड़ गया? ऊपर से इतनी बारिश भी हो रही है और ये बिल्कुल छोटी सी है। मुझे इसको घर लेकर जाना चाहिए। उसे कुछ नहीं सूझता। वो उसे अपने कूड़े वाले थैले में छुपा लेता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। घर जाकर वो दरवाजे पर दस्तक देता है। शुक्र है आप आ गए। मैं बहुत परेशान हो रही थी। माँ जी भी मुझे कह रही थी कि तुम जाकर देख आओ। नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे भी इस मौसम में जाने का आदी हूँ। हाँ, आज बारिश थोड़ी ज़्यादा है और साथ तूफान भी। अच्छा, तुम जल्दी से कोई गर्म कपड़ा लेकर आओ। बबलू की पत्नी टूनी जल्दी से जाकर गर्म कपड़ा ले आती है। तभी बबलू भी सीगुल को अपने थैले में से निकाल लेता है। नन्ही सीगुल बारिश से कांप रही थी। अरे, ये कौन है? कितनी प्यारी है ना। कहाँ से लेकर आए आप इसे? बस क्या बताऊँ तुम्हें टोनी, पता नहीं कितने जालिम लोग हैं। कोई इसे कूड़े पर छोड़ गया था। फिर वो उसे सारी बात बताता है। तभी बबलू की माँ भी आ जाती है। अरे, किस बात पर शोर मचाया है? अरे बबलू, ये कौन है? माँ, देखो ना, ये इनको कूड़े में से मिली है, लेकिन कितनी सुंदर है ना। अगर हमारे भी कोई बच्चे होते तो बिल्कुल इसी की तरह होते। क्या क्या बबलू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये किसे उठा लाया है? यहाँ पर खुद का तो हमारा गुजारा नहीं हो रहा, इसे कैसे पालेंगे? न जाने किसकी औलाद है, कहाँ से उठा लाया। चल जा, वापस इसे वहीं पर छोड़ा, कोई और ले जाएगा। नहीं माँ, मैं इसे नहीं छोड़ने जाऊँगा, और अगर इसे किसी ने लेने ही आना होता तो कोई इसे छोड़कर ही क्यों जाता। तभी नन्ही सीगुल उनकी बातों से परेशान हो जाती है। पापा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे आपके पास ही रहना है। माँ, देखिए ना, ये इनको पापा कह रही है, और वैसे भी हमारी अपनी तो कोई संतान नहीं है। क्यों ना हम इसे ही अपनी बेटी बनाकर पाल लें। बहू, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अगर संतान नहीं है तो इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर है, और यही रह गई है जिसे हम अपने घर पर रखेंगे। न जाने कहाँ से आई है। मैं कह रही हूँ इसे छोड़ा, वरना तो बहुत पछताएगा। उनके घर के पास से ही गोगलू भूत गुजर रहा था। अरे बाप रे, ये इतनी बारिश कहाँ से आ गई? मुझे तो दूसरे जंगल में यात्रा के लिए जाना था। अब क्या करूँ? चलो यहीं पर बैठकर कुछ इंतज़ार कर लेता हूँ। जब बारिश रुक जाएगी तब चला जाऊँगा। फिर वो उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, लेकिन बारिश तो वहाँ पर भी आ रही थी। अरे, आज तो बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। पेड़ के नीचे खड़े होने से भी आ रही है। ऐसा करता हूँ, इनके घर चला जाता हूँ। वैसे भी मैं तो भूत हूँ, मैं कौन सा किसी को नज़र आऊँगा। फिर गोगलू भूत बबलू के घर आ जाता है और उनके पास ही बैठ जाता है। माँ, बस बहुत हो गया। ये मेरी बेटी है और ये यहीं पर रहेगी, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन है और कहाँ से आई है। बस मैंने कह दिया। टोनी, तुम जल्दी से जाओ, गुड़िया के लिए खाना लेकर आओ, इसे भूख लगी होगी। कितने अच्छे हैं ना ये दोनों मियाँ बीवी, लेकिन इस बुढ़िया को पता नहीं नन्ही सी जान से क्या मसला है। अब क्या करूँ? खाना तो सिर्फ 3 लोगों का ही है।
ऐसा करती हूँ, मैं उन्हें कह दूँगी कि मैं बाद में खा लूँगी और ऐसे ही सो जाऊँगी। अरे टूनी, तुम अपने लिए खाना नहीं लेकर आई? वो मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। वैसे मुझे इन सब की मदद करनी चाहिए, बहुत अच्छे लोग हैं ये। क्यों ना मैं इस नन्ही सी गुल को ही कुछ शक्तियाँ दे जाऊँ। जब भी ये लोग मुसीबत में होंगे तो ये इनकी मदद कर दिया करेगी। इस तरह से शायद इस बुढ़िया के दिल में भी इस नन्ही सी जान की कदर हो जाए। फिर वो नन्ही सी गुल को कुछ शक्तियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। रात को जब सब सोने लगते हैं तो टूनी को भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। क्या करूँ, भूख की वजह से मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया। ऐसा करती हूँ, जाकर कुछ पानी ही पी आती हूँ, शायद नींद आ जाए। तभी वो नन्ही सी गुल उसके पास आती है। माँ, माँ मेरे साथ है, मुझे डर लग रहा है, मुझे पानी पीना है। अच्छा मेरी नन्ही सी गुल उसके पास आती है। फिर जब वो उसके साथ पानी लेने के लिए जाती है, अरे ये खाना कैसे आ गया? मैंने तो सबको सारा खाना दे दिया था। मुझे अच्छे से याद है, रसोई में कुछ भी नहीं था। चलो, मुझे इससे क्या, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो ये खाना खा लेती हूँ। अगले दिन सुबह होते ही फिर तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अरे मुझे लग रहा है आज भी काम पर नहीं जा पाऊँगा मैं, और वैसे भी मुझे तो कूड़े में से कुछ तलाश करना होता है, और इस बारिश में तो सब कुछ गीला हो जाता है। हाँ, आप ऐसा करें, आज रहने दें। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब से ये मनहूस लड़की आई है, हमारे तो दिन ही बुरे हो गए हैं। पहले जो 2 वक्त का अनाज मिलता था, लगता है वो भी नहीं मिलेगा। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? वो नन्ही सी जान है, उसे सुनकर कितना बुरा लगता होगा। तुम ऐसी बातें मत किया करो। चुप रह, मैं अब बातें भी ना करूं और तुम अपनी मनमानी करता रहे। दोपहर को जब कुछ देर के लिए बारिश रुकती है, अच्छा मैं अब जा रहा हूँ, शायद कुछ सामान मिल जाए, मैं वो बेचकर वापसी पर घर का राशन लेता आऊँगा। पापा, मैं भी आपके साथ चलूँ? अच्छा ठीक है, मेरी गुड़िया बहुत जिद्दी हो गई है। बबलू उसे पास में ही एक पेड़ की डाल पर बिठा देता है और खुद कूड़े में से कुछ तलाश करने लग जाता है। लेकिन काफ़ी देर तलाश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर सीगुल उसके पास आती है। पापा, आप वहाँ देखिए ना, मुझे वहाँ पर कोई चीज़ नज़र आ रही है। अरे मेरी गुड़िया, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत दफ़ा देखा है, प्लीज़ आप देखें ना। फिर वो सीगुल के बार बार इसरार करने पर वहाँ पर देखता है तो उसे कूड़े में से एक संदूक निकलता है। वो संदूक को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। अरे ये सब क्या है? वो जल्दी से इसको बंद कर देता है कि कहीं को और पक्षी न देख ले, और उस संदूक को लेकर घर आ जाता है। अरे ये संदूक कहाँ से आया? कितना सुंदर है ना। अरे टोनी, जल्दी से दरवाज़ा बंद करो और इधर देखो। माँ, तुम भी इधर आओ, देखो मुझे आज कूड़े में से क्या मिला है। अरे ये तो बहुत कीमती हीरे और जेवर हैं। माँ, तुम्हें पता है ये मुझे किसकी वजह से मिला है? मेरी प्यारी गुड़िया की वजह से। मैं तो थक हार कर घर वापस आ रहा था, तब इसने मुझे कहा कि पापा वहाँ पर देखिए। जब मैंने देखा तो मुझे वहाँ पर ये संदूक नजर आया। अच्छा अच्छा, बस अब रहने भी दे, ये सब हमारी किस्मत में था तो हमें मिल गया। अब उनके हालात काफ़ी बेहतर हो चुके थे। उन्होंने अपने लिए एक अच्छा घर भी ले लिया था और टूनी ने भी अपने लिए काफ़ी ज़्यादा गहने बनवा लिए थे। तभी एक दिन टूनी की सास कहती है, बबलू, अब तो हमारे पास सब कुछ है, तुम सवाए एक चीज़ के। माँ, अब तो हमारे पास सब कुछ है, कौन सी एक चीज़ है? बुद्धू, तुम्हारी अपनी औलाद। माँ, तुम फिर ऐसी बातें करना शुरू हो गई, सीगुल हमारी ही तो बेटी है। बस बहुत हो गया, मैंने इसे बर्दाश्त कर लिया ना कि ये हमारे साथ रहे, यही बहुत बड़ी बात है। अब तुझे मेरी बात माननी होगी। मैंने जंगल की कवि से कहा है वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे।
اور اس نے مجھے 2-3 رشتے بتائے بھی ہیں، بس تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ماں، آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو ببلو جی نے بھی آگے سے کچھ نہیں کہا، وہ اپنی ماں کی بات آخر کب تک ٹالیں گے؟ ماں، میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اگلے دن جب وہ سب اٹھتے ہیں تو ٹونی نے ایک انڈا دیا ہوا تھا۔ سب یہ دیکھ کر بہت حیران۔ دیکھا ماں، میں نے تم سے کہا تھا نا، اوپر والے سے اچھی امید رکھو۔ ہاں بیٹا، تو ٹھیک کہتا تھا۔ ایک اور بات ہے ماں، یہ سب ہماری ننھی سی گل کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ایک بات چھپائی تھی جب سیگل ہمارے گھر آئی تھی۔ پھر وہ اسے اس دن والی ساری بات بتاتی ہے، اور وہ صندوق بھی تو سیگل نے ہی ہمیں بتایا تھا۔ ہماری بہت ہی پیاری بیٹی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں اس کی ہی وجہ سے ملا ہے۔ ہاں بہو، تو ٹھیک کہہ رہی ہے میری پیاری سی گل، مجھے معاف کر دے، اور ہاں، اب تم مجھے دادی کہہ سکتی ہے۔ تھینک یو دادی ماں۔ پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ دور کسی جنگل میں ٹونی چڑیا اپنے پتی ٹنکو کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، لاڈو چڑیا۔ عید میں صرف 2 ہی دن رہ چکے تھے۔ لاڈو چڑیا اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں، میری سبھی دوستوں نے عید کی ساری چیزیں لے لی ہیں، صرف میں ہی رہ گئی ہوں۔ ماں، مجھے بھی عید کی چیزیں لینی ہے، تم بابا سے کہو نا، وہ ہمیں پیسے دیں۔ ہاں میری پیاری بیٹی، میں آج ہی تمہارے بابا سے کہتی ہوں۔ ٹنکو چڑا ایک جنگل سے دوسرے جنگل میں پکشیوں کا سامان لے جایا کرتا تھا۔ سبھی پکشی صرف ٹنکو چڑے کے ہاتھ ہی اپنے رشتہ داروں کو سامان بھیجا کرتے تھے۔ ان دنوں عید کی وجہ سے سبھی پکشی اپنے اپنے رشتہ داروں کے ہاں سامان بھیج رہے تھے۔ ٹنکو چڑا مینو موسی کی طرف جاتا ہے۔ مینو موسی، میں تمہاری بوا کے جنگل جا رہا ہوں، تم نے عید کے لیے کچھ سامان بھیجنا ہے تو بھیج لو۔ ہاں ہاں، مجھے کچھ پھل بھیجنے ہیں اپنی بوا کے لیے۔ اچھا تو پھر لاؤ۔ ٹنکو بہت ہی ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے جنگل میں کچھ عجیب پکشی گھوم رہے تھے۔ ٹنکو اپنے کام پر جا رہا ہوتا ہے کہ ایک گدھ اس کے پاس آتا ہے۔ میرے ساتھ چلو، تمہیں ہمارا سردار بلا رہا ہے۔ ٹنکو اسے دیکھ کر کافی ڈر جاتا ہے۔ وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو تم ہی ہو وہ پکشی جو ایک جنگل سے دوسرے جنگل میں پکشیوں کا سامان پہنچاتے ہو۔ ہمیں بھی اپنا سامان دوسرے جنگل میں بھجوانا ہے، اس کے لیے ہم تمہیں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں۔ پیسوں کی تو مجھے بھی سخت ضرورت ہے، عید میں 2 ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اور ٹونی اور لاڈو نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیا۔ کیوں نہ میں ان کی بات مان لوں؟ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن مجھے لے کر کیا جانا ہوگا؟ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں، ہم تمہیں ایک تھیلی دیا کریں گے، تمہیں اس جنگل کے پاس ہی ایک غار میں دینی ہوگی۔ اس تھیلی کو کھول کر دیکھنے کی جرات مت کرنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ٹنکو مجبور تھا، اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، وہ ان کی بات مان لیتا ہے۔ وہ اسے کافی رقم دیتے ہیں۔ شام کو وہ گھر آ کر سارے پیسے ٹونی کو دیتا ہے۔ ٹونی، یہ لو پیسے، مجھے بہت اچھی نوکری ملی ہے، اور یہ پیسے انہوں نے ایڈوانس میں دیے ہیں۔ تم میری لاڈو کو لے جاؤ، اور اس نے جو جو لینے ہیں اس کی پسند سے اسے لے کر دے دو۔ پھر ٹنکو اس کو سب بتاتا ہے۔ لیکن وہ اتنے سے کام کے لیے اتنے زیادہ پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو میں نہیں جانتا، تم چھوڑو ان باتوں کو۔ لیکن پھر بھی رات کو جانے پر میرا دل نہیں مان رہا، نہ جانے وہ پکشی کون لوگ ہیں، اور اس سے پہلے آپ رات کو کبھی کہیں نہیں گئے۔ ارے پگلی، تم پریشان مت ہو، اتنے اچھے پیسے مل رہے ہیں، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر دیکھو نا، لاڈو بھی بڑی ہو رہی ہے، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے، اس کے لیے بھی تو ہمیں پیسے چاہیے نا۔ پھر اگلے دن ہی رات کو ٹنکو ان کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اسے ایک تھیلی دیتے ہیں۔ آج کے دن ہمارا ایک ساتھی تمہیں غار دکھانے ساتھ جائے گا، لیکن آئندہ سے تم اکیلے ہی جانا، اور ہاں، تمہیں یاد ہے نا، اس تھیلی کو دیکھنے کی کوشش مت کرنا۔ جی جی، مجھے سب یاد ہے۔
इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों के दौरान जंगल के काफी पक्षी गायब हो रहे थे। आज शाम ही सोमी का बेटा जग्गू नहीं मिल रहा था। पता नहीं मेरा जग्गू कहाँ होगा, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। कालू जी, आप ढूंढे ना मेरे जग्गू को। मेरे ख्याल से हमें राजा जी से बात करनी चाहिए। अब हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। फिर वो सब चील राजा के पास जाते हैं और उसे सब बताते हैं। चील राजा ने ये सब सुनने के बाद ये हुक्म जारी किया कि आज के बाद रात को कोई भी पक्षी बाहर नहीं निकलेगा। पक्षियों को जो कुछ भी आहार ढूंढना होगा वो सब शाम होने से पहले ही अपने घोंसले में लेकर आ जाएंगे। अगले दिन जब टिंकू भी घर आता है तो टूनी उसे सब बताती है। सुनिए जी, आप भी ये रात वाली नौकरी छोड़ दीजिए। मुझे बहुत डर लगा रहता है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों माँ बेटी का क्या बनेगा। तुम यूं छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो टूनी, मुझे कुछ नहीं होगा। पापा, मामा ठीक कह रही हैं। आप मत जाया करो ना। और मैं और मामा घर पर अकेले होते हैं, हमें भी बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है मेरी जान, मैं सुबह ही बात करता हूँ। दूसरी तरफ चील बादशाह के कहने पर सभी पक्षी अपने घर पर थे। वो शाम होने से पहले ही आहार ला चुके थे, लेकिन मिट्ठू काफी दिनों से बीमार था। वो आहार नहीं ला पाया था और उसकी पत्नी भी अंडों पर बैठी थी। आज शाम ही उसके अंडे फूट जाते हैं। सुनिए जी, आप इनका ध्यान रखें। मैं अभी कुछ आहार लेकर आती हूँ, इन्हें काफी भूख लगी है। मीठी, तुम रहने दो, मैं जाता हूँ ना। नहीं, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं बस यूं गई और यूं आई। अरे क्या हो गया है मेरी तबीयत को, मैं अभी जाता हूँ और ले आता हूँ। फिर मिट्ठू बेचारा उस रात अपने घर से निकल आता है, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि वो कभी भी लौट कर नहीं जा सकेगा। उधर टिंकू भी सोच रहा होता है, कल से तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। क्यों ना मैं ये देखूं कि इस थैली में है क्या। जब से ये लोग आए हैं हमारे जंगल में सब बुरा हो रहा है। इससे पहले तो हम सब हंसी खुशी रह रहे थे। जैसे ही टिंकू वो थैली खोलता है तो उसमें उसका प्यारा दोस्त मिट्ठू था। मिट्ठू, मेरे भाई, ये क्या हो गया। फिर सारी बात उसकी समझ में आ जाती है। तभी वहां पर एक गिद्ध आता है। हमने तुम्हें मना भी किया था, तुम फिर भी बाज नहीं आए। तो ये सब काम तुम लोग कर रहे थे। मैं अभी चील राजा को जाकर बताता हूँ। टिंकू उड़ने ही लगता है कि वो गिद्ध इसको पंजा मारता है। वो जख्मी हो चुका था। वो मुश्किल से जान बचाकर दरबार में आता है और सब बताता है। टिंकू के बताने पर कुछ ही देर में सिपाही उन खूंखार पक्षियों को पकड़ लाते हैं। मगर दूसरी तरफ टिंकू भी जान की बाजी हार चुका था। टूनी और लाडो मुसलसल रोए जा रहे थे। मीठी भी अपने पति की लाश को देखकर बहुत रो रही थी। टूनी, तुम रो मत। हमें तो टिंकू पर फख्र करना चाहिए कि उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर बहादुरी से दूसरों की जान बचाई है और इन शिकारी पक्षियों को इनके अंजाम तक पहुंचाया है। तुम फिक्र मत करो, हम इनको कल शाम को ही फांसी दे देंगे। और हाँ, तुम्हें लाडो के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज से लाडो हमारी जिम्मेदारी है। और फिर सब दोबारा से हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सुंदरवर जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और अपने पति टिंकू के साथ रहती थी। टूनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन टूनी भोजन लेकर घर आ रही थी कि एक जालिम चील उसका शिकार कर लेता है। टूनी के जाने के कुछ ही दिन बाद टिंकू रानो चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। रानो चिड़िया की पहले से ही एक बेटी थी, मूना चिड़िया। पहले कुछ दिनों तक तो रानो पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया बदलता गया। वो पिंकी से सारे घर के काम करवाती और उसे खाने को भी बहुत कम देती थी। वो उसे मारा भी करती थी। ए पिंकी, कल मुँह ही उठ भी जा, सारे घर की सफाई कर, इसके बाद मेरे लिए भोजन भी लेकर आ। माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम मुन्ना से कहो ना,
वो आज भोजन ले आए, मैं घर का काम कर लेती हूँ। मेरे आगे ज़बान चलाती है, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो सब पता चल जाएगा तुझे। चल उठ, जल्दी से सफाई कर और भोजन लेकर आ। मेरी रानी बेटी से ये काम नहीं होते। पिंकी को बहुत तेज बुखार था, उससे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था। वो घर से निकल आती है। उड़ते उड़ते वो काफी दूर आ जाती है। एक नदी के पास उसे गंदम के कुछ सिट्टे नजर आते हैं। शुक्र है दाना मिल गया, वरना माँ मुझे बहुत मारती। पिंकी गंदम के सिट्टे तोड़कर वापस ही आने लगती है तो उसे एक आवाज आती है, सुनो नन्ही चिड़िया। पिंकी पीछे मुड़कर देखती है तो वो एक रोज का पौधा था। सुनो नन्ही चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? हाँ रोज, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी पानी देती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफी दिन से प्यासा था, यहाँ बहुत पक्षी आते हैं लेकिन कोई भी मुझे पानी नहीं देता। कोई बात नहीं रोज, मैं जब भी आया करूंगी तुम्हें पानी दे दिया करूंगी। पिंकी दाना लेकर घर आती है। अरे कल मुही कहाँ रह गई थी? भूख से मेरी तो जान ही निकली जा रही है, बता कहाँ गई थी? माँ, माँ मुझे दाना नहीं मिल रहा था इसलिए देर हो गई। झूठ बोलती है मुझसे, आज तेरे बाप को सब बताऊंगी कि तू सारा सारा दिन घर से बाहर रहती है। वो पिंकी को फिर मारने लग जाती है। शाम को वो टिंकू को बढ़ा चढ़ा कर बताती है, देखो जी, मैं तो इसके भले के लिए ही डांटती हूँ। लड़की जात है, पराए घर में जाएगी तो क्या कहेंगे? माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, शायद सुतेली माँ थी इसलिए। अगर मैं कुछ ज्यादा कह दूं तो कहती है कि सुतेली माँ हो इसलिए तुम मुझ पर जुल्म करती हो। अब मेरी मूना को ही देख ले, सारे घर के काम भी करती है और मेरी खिदमत भी। मजाल है मेरी किसी बात को इनकार करे। क्यों पिंकी, तू क्यों तंग करती है माँ को? आज के बाद तेरी शिकायत न मिले मुझे। मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जाना है, तुम अपना ख्याल रखना और पिंकी का भी ख्याल रखना। टिंकू के जाने के बाद पिंकी बेचारी घर के सारे काम करती है और माँ को खाना देती है। अभी वो आराम के लिए बैठी ही थी कि मूना आ जाती है। मेरी रानी बेटी उठ गई। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। अरे पिंकी उठ, बहन को खाना दे। माँ, आज मेरा ये खाने को दिल नहीं कर रहा, मुझे फल खाने हैं। चल पिंकी उठ, ये खाना छोड़ दे, तेरा तो खाना ही नहीं खत्म होता। चल मेरी बेटी के लिए सेब लेकर आ, मेरी मूना बेटी को सेब बहुत पसंद है। पिंकी फिर उड़ते उड़ते रोज के पास आती है। वो रोज को पानी देने के बाद उससे कहती है, रोज, तुम्हें सेब के पेड़ का पता है? वो पिंकी को सेब के पेड़ का बताता है। पिंकी वहां से सेब ले आती है। अगले दिन फिर इसी तरह दाने की तलाश में वो आती है। कल रात माँ ने बहुत मारा था, आज तो मुझसे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पहले रोज को ही पानी दे आती हूँ। तीसरे दिन मुसलसल रोज को पानी देने से वो एकदम एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। ये देखकर पिंकी हैरान रह जाती है। रोज, तुम एक परी हो? हाँ नन्ही चिड़िया, मुझे एक जादूगर ने श्राप दिया था, अगर कोई नेक पक्षी मुझे 3 दिन तक पानी दे तो मैं अपने असल रूप में वापस आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नन्ही चिड़िया। वो परी पिंकी को उपहार के तौर पर कुछ गहने और खाने का कुछ सामान देती है। ये लो नन्ही चिड़िया, ये मुश्किल में तुम्हारे काम आएंगे, और अगर जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे ज़रूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद को ज़रूर आऊँगी। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। पिंकी चिड़िया बहुत ही मासूम थी, वो माँ को सब सचाकर बता देती है। चल दे इधर, ये गहने तेरे किस काम के? ये तो मेरी मूना बेटी पहनेगी और बिल्कुल रानी लगेगी। लेकिन माँ, ये तो मुझे परी ने दिए हैं। माँ,
اس کی بڑی زبان چلنے لگی ہے تیرے آگے، میری بات مان تو تم اس کا کام تمام ہی کر دے۔ بابا جب آئے گا تو ہم اس سے کہہ دیں گے کہ یہ گھر سے چلی گئی تھی اور واپس ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے، لگتا ہے مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ رانو چڑیا پنکی کو نیچے گرانے ہی لگتی ہے کہ اس کا خود کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ پیڑ سے نیچے آ گرتی ہے۔ پیڑ سے نیچے گرنے کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگتا ہے۔ ماں کیا ہوا تمہیں؟ اوہ ماں تمہارا تو بہت خون بہ رہا ہے، تم یہیں پر رکو، میں ابھی وید کاکا کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ وید کاکا کو بلا کر لاتی ہے۔ اس کی مرہم پٹی کرنے کے بعد وید کاکا کہتے ہیں پیڑ سے گرنے کی وجہ سے رانو کی ایک ٹانگ اور پنکھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئے ہیں۔ اب یہ نہ تو چل پائے گی اور نہ ہی اڑ پائے گی۔ ہاں اگر اس کا خیال اچھے سے رکھا جائے تو شاید تھوڑا بہت یہ اڑ سکے۔ وید کاکا آپ فکر مت کریں، میں ماں کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ ماں میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، تم آرام کرو۔ مونا کہاں ہے؟ وہ سب اپہار لے کر اپنے دوستوں کو دکھانے گئی ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہارے پاس رک جائے لیکن وہ نہیں رکی۔ رانو دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھی۔ ارے ماں یہ کیا کر لیا تو نے؟ ذرا دھیان سے چلنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے اب چلو آرام کرو، مجھے سونا ہے، میں بہت تھک چکی ہوں۔ مونا آؤ نا ماں کے پاس بیٹھو، ماں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ سکی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مونا بیٹی دیکھ پنکی بیچاری پر بہت کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، وہ میرا خیال بھی رکھتی ہے اور گھر کو بھی دیکھتی ہے، اسے باہر سے بھوجن بھی لانا ہوتا ہے، تم اپنی بہن کی کچھ مدد ہی کر دیا کرو۔ او ہو ماں، اس نے ذرا سی تمہاری خدمت کیا کر لی، تم تو بالکل ہی بدل گئی ہو، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، میں کوئی کام نہیں کرنے والی، میں نے نہیں کہا تھا کہ پیڑ سے نیچے گرو۔ وہ ماں کو باتیں سنا کر چلی جاتی ہے۔ پنکی بیٹا مجھے معاف کر دے، میں نے ہمیشہ تجھے پرایا سمجھا اور تیرے ساتھ برا سلوک کیا، یہ سب میرے کرموں کا ہی نتیجہ ہے، اگر اس دن میں تجھے گرانے کی کوشش نہ کرتی تو آج شاید میں بھی ٹھیک ہوتی۔ ماں ایسے مت کہو، وید کاکا نے کہا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پنکی ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ کچھ ہی ہفتوں میں رانو چڑیا تھوڑا تھوڑا اڑنے لگتی ہے۔ رانو چڑیا اب پنکی سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کمزور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔